हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 भू संसाधन तथा कृषि को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ भाग पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर सड़कें व इमारतें निर्मित हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। आपके स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं, कीड़ा उद्यान जहां आप खेलते हैं, जिन खेत जिन पर फसलें उगाई जाती है एवं चारागाह जहां पशु चरते हैं आदि भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? भू राजस्व विभाग द्वारा। भू उपयोग समवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह अस्थायी है। आप भू उपयोग वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार के हैं। वनों के अधीन क्षेत्र फॉरेस्ट। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषित को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। बंजर व व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण व शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें आदि उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। अस्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाला भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तथा अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान प्रति भूमि। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि का छिन्न उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। पुरातन प्रति भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब टोटल हो गया आपका प्रति भूमि। प्रति भूमि 3 प्रकार का हो गया: कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि और पुरातन प्रति भूमि।
निवल बोया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब टोटल हो गया आपका 9। भारत में भू उपयोग परिवर्तन। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं। अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि और गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहां कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है। प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ये आपको दिखाया गया है। भारत में भू उपयोग के अनुपात परिवर्तन 1950-51 तथा 2014 से 15 को दिखाया गया है। ये आपका 1950 से 51 ये वाला हो गया 1, और ये आपका 14 से 15 है, ये वाला 10.3 हो गया। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि को दिखाया गया है 3.2 हो गया, और ये 14 से 15 हो गया 8.7। बंजर व व्यर्थ भूमि को दिखाया गया है 13.4 और 5.5। अस्थायी चारे गाह को दिखाया 2.3 और 3.3। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र को दिखाया गया 6.9, और अब कितना रह गया 1 हो गया। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को पहले 8 था, अब 4 हो गया। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि पहले 6.1 था, अब 3.6 हो गया। वर्तमान प्रति भूमि 3.7 अब 4.9 हो गया। निवल बोया क्षेत्र 41.7 45.5 रह गया। पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 1950 से 51 तथा 2014-15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 3 पॉइंट में दर्शाया गया है, हम लोग देख चुके हैं। इस आरेख को समझने में 2 बातें ध्यान रहे। पहला, चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख रिपोर्टिंग के संदर्भ में आकलित है। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र की कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत अस्थायी था, एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। चित्र 3.1 से यह पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि व 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, निवल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि का हानि पर हुआ है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि को 2 कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समयानुसार काफ़ी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर है। कृषि हेतु
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा है। ऐसे संकेत है कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। अपने गांव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में लिखें। वे 4 भू उपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है: बंजर व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र या प्रतिभूमि। इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा सकती है। समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समयानुसार कमी इसकी साक्षी है। चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। साक्षी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। साझा संपत्ति संसाधन भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है: निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्यों के कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन चारागाहों, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही उसके प्रबंधन के दायित्वों का निर्वहन करती है। भारत में कृषि भू उपयोग भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की प्रतिभूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जा सकता है। तालिका 3.1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है। अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है। यह प्रौद्योगिकी 2 भागों में बांटी जा सकती है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए तथा दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत ऐसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। ऐसे स्थिति में फसल सघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है, अपितु
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। यह आपका कुछ दिखाया गया है। समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना को दिखाया गया है। कृषि योग्य भू उपयोग वर्ग, रिपोर्टिंग क्षेत्र का क्षेत्रफल का प्रतिशत 1950 से 51, 14 से 15 को दिखाया गया 2014-15। समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 1950 से 51, 2014 से 15 को दिखाया है। कृषि योग्य बंजर भूमि 8 था, अब 4 हो गया, और समस्त कृषि में 13.4 था, 6.8 हो गया। पुरातन प्रति भूमि 6.6 अब 3.6 हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया 10.2 और 6.2 हो गया। वर्तमान प्रति भूमि 3.7, 4.9 हो गया। 6.2 था, अब 8.4 हो गया। निवल बोया गया क्षेत्र निवल 41.7 हो गया, अब हो गया 45.5। 70 था, अब 78.4 हो गया। टोटल आपका 50.9, और 2014-15 में हो गया आपका सकल कृषि योग्य भूमि का 58 हो गया। 50 से 51 100% था, अभी भी 100% है। फसल गहनता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कृषि गहनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो खरीफ फसल आप लोग लगाएंगे 10 में। उसके बाद रबी फसल लगाएंगे 6 एकड़ में, और जायद फसल लगाएंगे 2 एकड़ में। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा 10 + 6 + 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 18/10 इंटू 100, तो 180% हो जाएगा। यही इसको समझाया गया है। भारत में फसल ऋतुएं। हमारे देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ खरीफ फसल, उस टाइम वर्षा होगा, 1 जून से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर। रबी की ऋतु अक्टूबर-नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च-अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे चेनू, गेहूं, चना तथा सरसों आदि फसलों की बुआई में सहायक है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती। यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है, इसलिए इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, एक कृषि वर्ष के में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। कृषि के प्रकार। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 वर्गों शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा
75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार, चारा फसलें आदि उगाई जाती है तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होती है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि तथा ताजे पानी की जल कृषि भी की जाती है। भारतीय कृषि ऋतु, कृषि ऋतु हो गया, ये प्रमुख फसलें होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खरीफ जून से सितंबर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अरहर क्या है, दाल है, तो हम लोग सोचेंगे क्या ये आपका रबी फसल हो जाएगा, लेकिन ये खरीफ है। दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली। रबी अक्टूबर से मार्च, गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। चावल, मक्का, रागी और मूंगफली दक्षिण राज्य में। जायद अप्रैल से जून। वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें। सब्जियां, चावल, सब्जियां, चारा फसलें। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेंस के आधार पर लिख सकते हैं। कृषि के प्रकार पूछा जाता है मेंस में। कृषि के प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा आपका? सिंचित कृषि, और दूसरा कौन सा है? वर्षा पर निर्भर कृषि, वर्षा पर निर्भर। इसमें दो होगा, दो हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा? रक्षित, रक्षित मतलब कम पानी, और इसका हो जाएगा आपका सिंचाई कृषि। क्या हो गया? सिंचाई कृषि मतलब ज़्यादा पानी। और वर्षा निर्भर कृषि पे क्या हो जाएगा? वर्षा निर्भर कृषि पे हो जाएगा आपका शुष्क, और ये आपका हो गया आर्द्र। खाद्यान्न फसल। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज। भारत के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। मतलब अनाज में हम लोग तीसरा नंबर पे है। पहला हो गया यूएसए, फिर उसके बाद चीन, उसके बाद भारत। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है। चावल। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत में आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें औस, अमन तथा बोरो कहा जाता है, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। औस, अमन और बोरो, ये क्या चीज़ है? ये तो चावल का किस्म है, चावल का किस्म है। ये कहाँ उगाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। भारत विश्व का 22.7% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा स्थान है। चावल में पहला स्थान चीन और सेकेंड हो गया आपका भारत। ये 2018 का डाटा है।
देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब है। चावल की प्रति हेक्टर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। इसमें पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। उत्तम किस्म की बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग व शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी है। इसकी प्रति हेक्टर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। ये आपको दिखाया गया है भारत के दक्षिणी भाग में चावल की रोपाई। चावल का वितरण को दिखाया गया है। प्रमुख क्षेत्र आपका ये वाला पार्ट हो गया, प्रमुख क्षेत्र। ये आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा यहीं पे उगाता है चावल। ये उत्तर पूर्व में ये आपका दिखाया गया है और यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। वर्ष कौन था? 1965 से 68, ये पूछा जाता है। और विश्व में कौन था? विश्व में था आपका नॉर्मन बोरलॉग। गेहूं, भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है 2017 के डाटा के अनुसार। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा का पठार तथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता कम है। गेहूं में सबसे ज़्यादा चीन उगाता है विश्व में और भारत सेकेंड नंबर पर। अब भारत में आपका यूपी। ज्वार, देश के कुल बोए गए क्षेत्र पर 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। साउथ साइड में क्या होगा? रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में आपका ज्वार उत्पादन करता है। परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल हो गया उत्तर भारत में, तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। बाजरा, भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र में शुष्क दौर तथा सूखा सहन
करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों में सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायुवी परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश है। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। मक्का आपका विश्व में पहला आपका यूएसए है, अमेरिका, और भारत में महाराष्ट्र। दालें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के लिए प्रमुख संगठक है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन उर्वरता बढ़ाता है दालें। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। भारत की प्रमुख दाल कौन कौन सा होगा जाएगा? दाल, चना और अरहर। चना हो गया आपका, भारत प्रथम है, भारत फर्स्ट है पूरा विश्व में, उत्पादक में और उपभोक्ता में और आयतक में भी। भारत क्या है, उत्पादन में भी है और उपभोक्ता में भी है और आयतक में भी है। चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारों या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसलें बोई जाती है। अब देश के कुल बोए क्षेत्रों के केवल 2.8% भाग ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। गेहूं का वितरण को दिखाया गया है। प्रमुख क्षेत्र हो गया ये वाला पार्ट, प्रमुख क्षेत्र। सबसे ज़्यादा गेहूं यूपी में उगाया जाता है। अरहर तूर यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना या पीजन पी के नाम से जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश है। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है। तिलहन खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के
रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित है। तिलहन आपका राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है। मूंगफली भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। 2018 का डाटा है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। ये इंपॉर्टेंट होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। साउथ साइड में मूंगफली आपका रबी फसल है और नॉर्थ साइड में आपका हो गया खरीफ। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुजरात में। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारमीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती तथा उनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल लगभग 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। अन्य तिलहन सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सोयाबीन आपका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ये पूछा जाता है। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है। अमरावती, महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीज रोपण करते हुए कृषक को दिखाया गया है। भारत कपास तथा जूट का वितरण को दिखाया गया है। ये हो गया कपास हो गया ये वाला पार्ट, और जूट हो गया आपका ये आपका जूट। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जूट। रेशेदार फसलें, ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास तथा जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान नहीं कहेंगे हम लोग, अभी तो बांग्लादेश हो गया ना, बांग्लादेश हो गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आकाश बादल रहित होना चाहिए कपास के समय। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब कपास हो गया विश्व में पहला, चीन, भारत हो गया सेकेंड नंबर पे। अब वो भी आपका भारत में कौन सा राज्य? गुजरात। ये लेटेस्ट है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र
के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग में सम्मिलित है। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। देश के उत्तरी पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। यह आपको दिखाया गया है, कपास की खेती को दिखाया गया है। यह आपका जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व असम जूट उत्पादक क्षेत्र है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। जूट हो गया आपका। अभी सबसे ज़्यादा भारत ही उगाता है। भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया है। पहले आपका बांग्लादेश था, अभी भारत फर्स्ट आ गया है जूट में। और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। सेकेंड नंबर पे अपना बिहार है। बिहार में भी पूर्णिया। ये पूछा गया सवाल है। अन्य फसलें, गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। ये गन्ना की खेती को दिखाया गया है। गन्ना सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में पहला स्थान कौन सा है? ब्राज़ील। सेकेंड हो गया आपका भारत में यूपी। भारत में यूपी पहला राज्य है। गन्ने का वितरण को दिखाया गया है। ये वाला पार्ट हो गया गन्ना का वितरण। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। यूपी गन्ना के लिए। और ये वाला गुजरात हो गया गन्ना के लिए। ये महाराष्ट्र वाला साइड। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। 2018 का डाटा। यहाँ विश्व के 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जहाँ इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तर भारत में इसका उत्पादन कम है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय में क्या हो जाएगा? कैफीन और टैनिन। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। भारत में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। कूच बिहार मतलब हो गया आपका किशनगंज।
किशनगंज, बिहार। बिहार में थोड़ा चाय की खेती होती है। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.22% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। 2018 का डाटा। असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु है। ये चाय की खेती को दिखाया गया है। विश्व में पहला स्थान चीन, भारत दूसरा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होता है? असम में। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कॉफ़ी। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में अरेबिका, रोबस्टा व लिबेरिका है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है। 2018 का डाटा। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश में समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। कॉफ़ी हो गया आपका सबसे। विश्व में पहला स्थान कौन है? ब्राज़ील। भारत का 8वां पोजीशन है। और भारत में पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है। भारत में कृषि विकास, ये आपका मेंस राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि में परिवर्तन करना। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए, परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। चाय तथा कॉफी का वितरण को दिखाया गया है। कॉफी के लिए सबसे ज्यादा कर्नाटक हो गया कॉफी, और चाय के लिए आपका असम वाला क्षेत्र चाय। उन्नीस सौ 60 के दशक के मध्य गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद्य के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक
कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा तथा 1980 के आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में के भागों में फैली। ये इम्पोर्टेंट है आपका। गेहूँ कहाँ से आया? मैक्सिको से। चावल कहाँ से आया? फिलीपींस से। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक के उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, अस्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये पूछा जाता है, परंपरागत कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी फसलों जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया है। भारत का किसान पोर्टल कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरैक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता फॉर्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको दिखाया गया है। रोटोटिल ड्रिल एक अत्याधुनिक कृषि उपकरण है। यह आपका देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। चूंकि उत्तम बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि की समस्याएं, यह आपका मेंस राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की है। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक है, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी है, जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है। अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता
व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुभेद्य है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। ये पूछा जाएगा, भारतीय कृषि के जुड़वा संकट किसे किसे कहा जाएगा? तो सूखा प्लस बाढ़। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है। अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती या आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी तथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने से टाल मटोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही है। छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत है और लगभग 40% किसानों को जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है। ये इम्पोर्टेंट है। चकबंदी किसे कहते हैं? चकबंदी किसे कहते हैं? जमीन को टुकड़ों में नहीं होने देना। वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण का तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीनों तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि
कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं, अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता छिन्न हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन लेग्यूम विस्थापित हो गई तथा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन यौगीकरण। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन, जो प्रायः मानवकृत है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? मृदा लवणता। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? मैक्सिको तथा फिलीपींस। तो दोस्तों, ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।